प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो करंट है वो किस प्रकार से फ्लो होता है। हम लोगों ने देखा था कि करंट जो है वो सॉलिड के अंदर से, गैसेस के अंदर से और हमारे पास में लिक्विड जो होते थे उनके अंदर से करंट फ्लो होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली हम लोग यदि करंट की क्लासिफिकेशंस करते हैं तो पहली जो क्लासिफिकेशन आएगी दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। हम लोगों ने ये एक वोल्टेज का जो मेजरमेंट करने के लिए एक एक्सिस पे जो हम लोगों ने वोल्टेज को ड्रॉ किया, एक एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम को ड्रॉ किया। किसी एक टाइम पे हम लोगों ने देखा कि उस टाइम पे टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। हम लोगों ने देखा इतना है। टाइम चेंज हुआ और हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस देखने की कोशिश की तो हम लोग ये देखते हैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो हो उतने का उतना बना, मतलब जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उतने ही चार्जेस अभी भी फ्लो हो रहे हैं, मीन्स नो चेंज इन करंट। और टाइम चेंज हुआ, हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने की कोशिश की, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है। मतलब कि एक ऐसा करंट जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जिसके जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो ना तो इंक्रीज हो रहे हैं और ना ही डिक्रीज हो रहे हैं। वो हर एक टाइम इंटरवल में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारे पास में इक्वल है। दूसरा, हम लोग ये देखते हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये इस पॉइंट पे इधर फ्लो हो रहे हैं, इस पॉइंट पे इधर फ्लो हो रहे हैं। मतलब कि ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट बना रहे हैं वो किसी दो डायरेक्शन में करंट ना बना के किसी एक डायरेक्शन में करंट बना रहे हैं, और वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अलोंग द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे चार्जेस आर मूविंग इन ए वन डायरेक्शन, potential is same, no change in the potential. So such type of the current is known as direct current. The amplitude and direction of the flowing of electron does not vary with respect to the changing of time, means electrons always flow in one direction. वो कहलाता है हमारे पास में डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। जैसे कि जो हमारे घर की बैटरी होती है या जो बाइक की बैटरी होती है, या फिर ये कहें कि आपने आपके मोबाइल की बैटरी देखी होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि चार्जर है तो ये डीसी चार्जर है, मतलब वो एसी को कन्वर्ट करके मोबाइल की बैटरी को कौन सा करंट सप्लाई देता है, डीसी करंट। उसी प्रकार से हमारा जो इन्वर्टर है वो एसी करंट जो उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और उन चार्जेस को बैटरी के अंदर फिलअप करता है। और जब बैटरी के अंदर से चार्जेस निकलते हैं तो वापस से डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और हम लोग उस करंट को यूज करते हैं। तो एक ऐसा करंट जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो होता है जिसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता वो कहलाता है हमारे पास में डायरेक्ट करंट, जैसे कि सप्लाई ऑफ सेल और बैटरी। दूसरे करंट के बारे में हम लोग देखते हैं। सेकंड करंट आता है हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है बेसिकली हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में अवेयर है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है हमारे पास में सबकी सब जो है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करती है, एसी के ऊपर काम करती है। जैसे कि यदि हम लोग किसी पंखे को खरीद के लेके आते हैं, किसी कूलर को खरीद के लेके आते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है कि 230 AC, 250 AC या 110 वोल्ट, या इस तरीके से हम लोग जो है उसके ऊपर एसी की जो वैल्यू है कि वो कितनी एसी के पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट होगा वो कहलाता है हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में जैसे कि एक चार्ज है, ये हमारे पास में एक मेटल का पीस है, उस मेटल के पीस के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास में चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस मेटल पीस के ऊपर दोनों तरफ से जब हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव होके आगे जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होके आगे जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज है और वो चार्ज जो है ये जाके आगे वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसने इस इलेक्ट्रॉन से चार्ज ले लिया और ये चार्ज देखिए फिर से कहाँ आ जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर से ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है उससे चार्ज को गेन करेगा
ठीक है, इसके पास में चार्ज आएगा, ये चार्ज को आगे ट्रांसफर करके आएगा, इसके पास चार्ज चला गया, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन से अपने चार्ज को गेन करेगा, फिर ये वापस इस वाले इलेक्ट्रॉन को चार्ज देने जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाता है चार्ज देने के लिए, और चार्ज देके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाता है, फिर से चार्ज देने आगे जाता है और फिर से चार्ज देने अपनी पोजीशंस पे वापस से आ जाता है। तो यदि मैं दोनों की डायरेक्शंस की बात करूँ तो ये मान लीजिए मेरे पास में पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये उसका क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, और इसको मैं मान लेता हूँ मैं नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर वापस आ रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक बार वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक बार वो क्या कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन AC द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शंस। क्यों? क्योंकि वो चार्जेस को अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और वापस से क्या आते हैं, फिर से चार्ज को लेने वापस से आते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, और ये जो करंट बनता है फ्लो ऑफ द चार्जेस की वजह से जो करंट बनता है, उस करंट को हम लोगों ने बोला हुआ है अल्टरनेटिंग करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो हमने बोला उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन माना, तो हम लोगों ने उसको बोल दिया पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन वापस लौट के आएगा तो उसको हमने बोला नेगेटिव। तो एक ऐसा करंट जो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस की वजह से फ्लो हो रहा है, जिसमें द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। एम्पलीट्यूड मीन्स द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ ई करंट अचीविंग इज नोन एज एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पे इस करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो, एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर से इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर से डिक्रीजिंग। तो एट एवरी पॉइंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इट इज मेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ए करंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेरिएबल करंट। भाई एक ऐसा करंट जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है टाइम के हिसाब से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लाइट फ्लैक्चुएट कर रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है मीन्स कभी उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, कभी उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कम आ जाएगी। तो यदि हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू कम और ज़्यादा आएगी, उसकी वजह से जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जो फ्लो ऑफ चार्जेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो द फ्लो ऑफ द चार्जेस विल चेंज, या द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेरिंग करंट। भाई लॉजिकली समझ में आता है कि ऐसा करंट जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है, वेरी होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, भाई एक ऐसा करंट जिसमें बेसिकली किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस करंट की वैल्यू कितनी होगी। जैसे मैंने बोला कि हम एक बाइक चला रहे हैं, हमारी बाइक जो है वो 0 की स्पीड से शुरू हुई है और 50 60 70 की स्पीड तक हमारी बाइक गई है। तो मैंने बोला कि आपने 40-60 चलिए आपने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपको 1 घंटा लगा। तो मैंने बोला कि बाइक की एवरेज स्पीड निकालिए, तो आपने बोला 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली। लेकिन हो सकता है कई बार बाइक की स्पीड कम हुई होगी, क्योंकि कहीं पर ब्रेकर वगैरह आए होंगे, वहाँ पे डिक्रीज़ हुई होगी, और कहीं पे जो है ब्लैंक रोड, खाली रोड आया होगा, तो वहाँ पे जो है बाइक की स्पीड जो है आप लोगों ने 60 से इंक्रीज़ की होगी। तो ओवरऑल जो हमारे पास में एवरेज निकल के आई वो आ गई 60। लेकिन मैं बोलूँ कि आपको 1 घंटा लगा, तो जब आपको 35 मिनट हुआ था उस टाइम पे बाइक की स्पीड कितनी थी? भाई टोटल 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको लगा 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर। बट इफ़ आई से कि बाइक की स्पीड जो है वो 33 सेकंड पे कितनी थी, या 37 मिनट 15 सेकंड पे कितनी थी, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ द करंट जो होगी वो कहलाएगी हमारे पास में इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, आगे क्योंकि हम लोग करंट की बात कर रहे हैं तो करंट की यूनिट होती है हमारे पास में एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? तो बच्चों इसको इस तरीके से समझिए कि ये हमारे पास में एक मेटल पीस है, इस मेटल पीस के अंदर से एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, या ये कहें कि ये हमारे पास एक मेटल पीस है,
तो इस मेटल पीस के इस एरिया के अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पास हो जा रहे हैं, दैट मीन्स द नंबर ऑफ द चार्जेस flowing through in a unit area of cross section that is equal to 1 कूलोम। जब द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होते जाएंगे 1 सेकेंड के अंदर, और उन चार्जेस की वैल्यू 1 सेकेंड के अंदर यदि 1 कूलोम हो जाती है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर से कुछ चार्जेस गए, तो यदि वैल्यू चार्जेस की कम है 1 कूलोम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो जब 1 सेकेंड के अंदर 1 यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से जितने नंबर ऑफ चार्जेस मूव हो सकते हैं, और वो चार्जेस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 कूलोम आती है, तो वो कहलाएगा हमारे पास में 1 एम्पियर। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ 1 कूलोम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, मतलब किसी भी यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन के अंदर 1 सेकेंड में 1 कूलोम चार्ज फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 कूलोम पर सेकेंड। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर जो चार्जेस मूव करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर जो चार्जेस मूव करेंगे इस तरीके से चार्जेस मूव करेंगे, तो चार्जेस को मूव कराने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई होगा और जो कि इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई होगा। तो यदि ये इन दोनों पॉइंट के ऊपर यदि कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये चार्जेस मूव नहीं होंगे, और जैसे इन टर्मिनल्स के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा, दीज चार्जेस विल स्टार्ट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दे विल मेक ए करंट। तो ये जो फोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इन पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो इन चार्जेस को मूव करने के लिए हेल्प करता है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड EMF। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज पॉसिबल इन अ क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर। क्लोज सर्किट मीन्स एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर से बीच में जो है कोई ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास में क्लोज सर्किट है, तो यदि मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ तो यहाँ से चार्जेस जाएंगे और चार्जेस यहाँ से आगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चार्जेस यहाँ से आगे आए, तो मुझे यहाँ से इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो यदि एक ऐसा सर्किट जिसमें चार्जेस जो है एक साइकिल को कंप्लीट करे, ऐसा मूव करे, जैसे कि हमारी साइकिल की जो चैन होती है, एक चैन की कड़ी जो है वो आएगी, फिर से दूसरी में आएगी, फिर से तीसरी में आएगी, फिर से तीसरी चौथी में आएगी, और वो पूरी की पूरी क्या बनाती है, एक चैन बनाती है। यदि चैन की कोई भी एक कड़ी टूट जाए, क्या साइकिल चलाना पॉसिबल है? तो आंसर नो। तो साइकिल को चलाने के लिए ज़रूरी है कि हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कड़ी है वो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास में चार्जेस होंगे। क्या 10 एक मिनट, तो वो हमारे पास में बन जाएंगे चार्जेस। ओके, तो उसी प्रकार से एक क्लोज सर्किट किसको बोलेंगे, जिसमें हर एक चार्ज जो है वो इस तरीके से फ्लो हो कि वो पूरा अपना एक सर्कल या अपना पूरा एक राउंड जो उसको कंप्लीट करे। जैसे साइकिल की जो कड़ी है वो इस तरीके से जुड़ी हो कि पूरी की पूरी साइकिल की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी और हमारी साइकिल जो आगे चलना शुरू हो जाए, तो साइकिल की चेन जो है दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में जो सर्किट है वो हमारे पास में क्लोज सर्किट होना चाहिए, हमारे पास में क्लोज सर्किट होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स जो होगा वो इन पॉइंट पे क्या कराएगा, एक फोर्स को अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो वो एक्सटर्नल सोर्स इन दोनों पॉइंट पे फोर्स को अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये चार्जेस जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स की जिसको मैं बात कर रहा हूँ, जो इन चार्जेस को डेफिनेट डायरेक्शन से मूव कर रहा है, जो फोर्स इन दोनों पॉइंट पे लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम कैसे करता है तो उसको हम लोग आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास में ये एक क्लोज सर्किट है, यहाँ से कोई चार्ज चला, यहाँ से चार्ज चला और यहाँ से चार्ज मूव होके यहाँ पे आ गया। अब ये चार्ज जो है यहाँ पे आ गए, लेकिन ये चार्ज जो है अपने आप ही इस एनर्जी को गेन करके यहाँ पे नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है हमारे पास में,
ड्राइंग बहुत ही बेकार है बेटा मेरी। मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है, इस पर्सन ने यहाँ से एक चार्ज को उठाया और इसके ऊपर यहाँ पे पुश किया, तो पुश किया तो जिसके कारण ये जो चार्जेज है ये मूव होके यहाँ आ गए। मूव होके क्यों आएंगे? क्योंकि इस आदमी ने इसके ऊपर एक पुश किया, मतलब एक एनर्जी एक्सपेंड की है, जिसकी वजह से मूव होके यहाँ पे आ गए। लेकिन इन चार्ज के पास में अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि ये वापस से मूव होके कहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चार्जेस के ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो एक्सटर्नल वर्क डन कौन करेगा? तो आंसर है, इस सिचुएशन में ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये क्या करेगा? चार्जेस को नीचे से उठाएगा और चार्जेस को ऊपर ले जाके रखेगा, फिर से नीचे से उठाएगा वो फिर से ऊपर ले जाके रखेगा। तो ये जब ये चार्जेस को नीचे से उठा के ऊपर रखेगा तो ही नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन। एंड वर्क डन क्या होता है हमारे पास में? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो इस पर्सन के पास में अपनी खुद की एनर्जी होगी, जिस एनर्जी की वजह से ये वापस से इस चार्जेस को यहाँ पे फ्लो करेगा और ये चार्जेस जो इस तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो यदि ये पर्सन यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल वर्क डन ना करे एंड एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड ना करे इन चार्जेस को, तो ये चार्ज मूव होना बंद हो जाएंगे और क्लोज सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हमें किसी सर्किट के अंदर चार्जेस को फ्लो कराना होता है तो हमें इन पॉइंट पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे उस कंडीशन में एक आदमी जो फोर्स लगा रहा है, एक एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है, उसी प्रकार से इन चार्जेस को मूव कराने के लिए इन पॉइंट पे एक एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और वो एक्सटर्नल एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा? तो आंसर बैटरी जो है वो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है? तो ये जो आदमी है ये हमारे पास में एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? EMF। तो यदि आपसे कोई पूछे कि EMF कौन प्रोवाइड कराता है, तो बैटरी जो है EMF प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, आप लोगों ने एक पॉइंट सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको भी मैंने बोल दिया कि द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट, मतलब बात तो एक ही हो गई, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आइए दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। EMF जो होता है वो दो पॉइंट के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर से EMF जो है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से लेना देना है कि इन चार्जेस को मूव करने के लिए मैक्सिमम या मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड EMF। तो EMF जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, जब सर्किट क्या होगा? हमारा ओपन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैक्सिमम, लेकिन ये किसके लिए बात करेंगे? ये क्लोज्ड सर्किट के लिए बात करेंगे। जैसे देख सकते हो इसमें सर्किट ओपन, इसमें सर्किट क्या हमारे पास में क्लोज्ड। तो जब कोई बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से ये एक क्लोज सर्किट बना और यहाँ तक, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो क्लोज सर्किट के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF जो है जिसकी वजह से ये चार्जेज मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो चार्जेज विल स्टार्ट टू मूव एंड फ्लोइंग ऑफ द चार्जेज दैट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। तो इट इज़ ए सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यदि ये नहीं होगा तो चार्जेज मूव नहीं होंगे, और चार्जेज मूव नहीं होंगे तो करंट जो फ्लो होना शुरू नहीं होगा। तो इट इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। भाई चार्जेस तो ऑलरेडी मूव हो रहे हैं, तभी तो पूरे सर्किट के अंदर से क्या हो रहा है? चार्जेस मूव हो रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। EMF जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उस सर्किट के अंदर कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट की बात करता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस और जो जितने भी इक्विपमेंट जुड़े हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर डिपेंडेंट है कि टोटल कितना रेजिस्टेंस है सर्किट का, कौन कौन से इक्विपमेंट जो है उस सर्किट के अंदर जुड़े हुए हैं। EMF जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ और सिर्फ उसके सेल से रिलेटेड है। यदि ज़्यादा पावर की सेल होगी तो वो ज़्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे और ज़्यादा करंट जो फ्लो होगा। तो यदि EMF की बात करें तो ये सिर्फ सेल से रिलेटेड है कि कौन सी सेल कितनी पावरफुल है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये पूरे सर्किट से रिलेटेड है कि पूरे सर्किट में कितनी बैटरी है, कितने रेजिस्टेंस कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है, कितना उस सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से सर्किट ब्रेक है, कहाँ से सर्किट क्लोज्ड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल अबाउट द इंटायर सर्किट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।